विपिन शर्मा जी, बड़ा लंबा अनुभव आपका है। क्या क्या हो सकता है कि आज की रात में क्या स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट होंगे, क्या स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा? सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को लेकर असुरक्षित रहते हैं। क्या क्या किया जा सकता है रिजॉर्ट और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने या जोड़ने या जोड़ भाग करने के लिए? क्या क्या किया जा सकता है? आज हमने देखिए जहां आज तक हमने किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बुलाया है, इसीलिए आज सिर्फ राजनीतिक व्यक्तियों के अलावा राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार ही हैं डिबेट में, कि वो बताएं कि क्या क्या संभावना अब राजनीतिक दलों को नजर आती है आगे। देखिए जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो वहां पर अगर हम उत्तर प्रदेश की और पंजाब करें, वहां पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, तो वहां पर तो स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें पंजाब में और भाजपा की बात करें उत्तर प्रदेश में, नहीं तो वहां नहीं, ये पर तो खरीद जनादेश फरोख्त की तय करेगा कि कौन आएगा, ये जनादेश तो। तय करेगा। वो तो निश्चित बात है। वो तो अभी अभी तो हम लोग सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ पासा पलट सकता है। क्रिकेट में जब आखिरी गेंद तक कुछ आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो ये तो राजनीति है। लेकिन यहाँ पर बहरहाल मुद्दा ये है कि अगर आप खरीद फरोख्त की, जो आपने सवाल पूछा, उस पर मैं उत्तर दे रहा हूं कि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड, ये दो ऐसे जगह हैं जहां पर ये संभावना होगी कि स्पष्ट बहुमत या किसी के नंबर कम पड़ सकते हैं। वहां पर आपको समर्थन जुटाने के लिए, ये जो आपने जिक्र करा, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात करी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात करी, तो वहां पर ये इसकी संभावना ज्यादा है, प्रबल संभावना है। क्योंकि यहाँ पर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं होने वाली। और अगर ये ऐसा पासा पलटता है कि ये मान के चलिए कि 160 और 160 उधर आ जाते हैं, या 180 का आंकड़ा आप मान के चलिए कि भाजपा और 180 के आसपास सपा, और उस स्थिति में बसपा किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है। तो वो बात एक अलग होगा कि अगर ऐसी संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा संभावना जो हॉर्स ट्रेडिंग की या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो हम बात करते हैं, खरीद फरोख्त की बात करते हैं, वो गोवा में और उत्तराखंड में उसकी संभावना ज्यादा है। बिल्कुल। विपिन जी, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी, जो व्यक्ति लोकतंत्र के द्वारा भारी जनादेश से चुना जा रहा है और वो व्यक्ति 10 दिन तक किसी होटल में कैद है, परिवार तक को पता नहीं है कि कहाँ है, क्या 75 साल बाद यही दिन देखने थे लोकतंत्र को और देश को? निश्चित बात है कि ये एक तरफ आप जनता के समक्ष जब जाते हैं, उनसे रूबरू करते हैं, तो वहां पर आपकी आप चाहते हैं कि जैसे आपका दामन बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन पीछे की कहानी क्या है, ये जब जनता को पता चलती है, और तो वो उनका कितना विश्वास टूटता होगा कि यहाँ पर 10 दिन पूरा आप पासा कैसे पलटते हैं नेता। और ये सारे राजनीतिक दलों पर बात फिट बैठती है। ये कहना कि तो सब लोग ऐसी होता नहीं है कि जहां पर उनको लगता है कि उनको मौका मिल रहा है, तो हर कोई अपना उस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहता है। लेकिन वो इस बीच ये बात भूल जाते हैं कि जनता से जो वायदे उन्होंने करे थे कि हम साफ सुथरी छवि वाली सरकार बनाएंगे और आपके सपने तो पूरे करेंगे, लेकिन साथ में पारदर्शिता बना के रखेंगे, तो वो पारदर्शिता कहाँ चली जाती है, गायब हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये इसकी जवाबदेही बनती है। और यहाँ पर इसमें खुल के आके नेताओं को जनता के बीच आके इस पे अपना अपना क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि जनता पे एक संदेश जाए। ताकि ये जो अगर ये सिर्फ एक हम लोग, सिर्फ पत्रकार लोग या मीडिया की तरफ से ये खबरें हैं कि यहाँ पे खरीद फरोख्त होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है, तो बिल्कुल बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता जनार्दन होती है, और जनता को पूरा हक है सवाल पूछने का, और जनता को पूरा हक है कि जो सरकार बनती है, जिसकी भी सरकार बने,
उसमें पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही हो, ताकि जनता कोई सवाल पूछे उसमें कोई ये डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है। चाहे आप किसी भी राज्य सरकारों की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, बड़ा आसान होता है। मैं एक बात जरूरी बोलना चाहता हूं, बड़ा आसान होता है बोलना कि विपक्ष आके हमला बोलती है कि मोदी सरकार अपनी मनमानी करती है। ऐसे तो बातें हम ममता बनर्जी के बारे में बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था वहां पर, तो ये चीजें बड़ा इस पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि अब इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस मुद्दे को, कि ये क्योंकि जनता का इससे बहुत कुछ लेना देना है, जनता के विश्वास की बात है। अगर आप किसी सीढ़ी पे चढ़ के गए हैं और आपकी पहली सीढ़ी पूरी दागी है और आपने उसमें कुछ ऐसे कार्य कर रखे हैं जिसपे सवाल जवाब बनते हैं, और तो वहां पर तो आप कैसे बाकी 5 साल कैसे आप काम करेंगे पूरे, कैसे आप पे भरोसा जताया जाए? तो ये चीजें किसी के गले उतरेंगी नहीं। अब वक्त आ गया है, 21वीं सदी है, कि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हम हिंदुस्तान अपने महान मुल्क को महाशक्ति बनाएंगे, इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, नए भारत की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग, तो यहां पर उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना अति आवश्यक हो गया है कि हमें साफ सुथरी छवि वाले नेता मिले, राजनीतिक दल मिले, जो बिल्कुल छाती ठोककर ये बोले, जाके दुनिया के सामने जाएं, जनता के सामने जाएं और बोले, हाँ हमारे पर कोई किसी तरह का आप इल्जाम नहीं लगा सकते, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। तब बात बनेगी, तब एक अच्छा संदेश जाएगा कि बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर ऐसे ईमानदार नेता की हमारे को जरूरत है, और ये हमारे जो अधूरे सपने हैं, अधूरे काम है, उनको पूरा करेंगे, तभी हमारा भरोसा बुलंद रहेगा, बरकरार रहेगा। ठीक बात है दिलीप यशवर्धन जी।